हाँ, तो विद्यार्थियों, आज हम हिंदी व्याकरण में वाक्य भेद, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद का आज हम अध्ययन करेंगे। इस पाठ के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो है वाक्य, वाक्य के अंग, उद्देश्य, विधेय, वाक्य के गुण, सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, पदक्रम, अन्वय और वाक्य के भेद, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। वाक्य रूपांतरण यानी कि वाक्य का रचनांतरण, इन विषयों पर आज हम जानकारी लेंगे। अब वाक्य भेद में आज हमें अर्थ के आधार पर वाक्य भेद का अध्ययन करना है। जैसा कि हम जानते हैं कि मनुष्य जो है वो सामाजिक प्राणी है। ईश्वर ने उसे बुद्धि देकर इस सृष्टि के जितने भी प्राणी हैं उन प्राणियों में मनुष्य को श्रेष्ठ स्थान प्रदान किया है। अपने हृदय में जो भी विचार या भाव होते हैं उन्हें व्यक्त करने के लिए हमें भाषा की आवश्यकता होती है, और मनुष्य ये एक ऐसा प्राणी है जिसके पास भाषा है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, जैसा कि हम जानते हैं कि वर्ण होती है, जिसके कि टुकड़े न किए जा सके। वर्णों का जो सार्थक मेल है वो वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है, और शब्द वाक्य का निर्माण करता है। शब्दों का जो सार्थक समूह है वो एक वाक्य का निर्माण करता है। वाक्य और विचार इसीलिए भाषा के ही अंग है। पहले विचार उत्पन्न होता है, उसके बाद में वाक्य का निर्माण होता है। अब यहां विषय यह आता है कि वाक्य क्या होता है। वाक्य वह सार्थक शब्दों का मेल है, शब्दों का वह सार्थक मेल है जिसमें अर्थ तथा भाव की सुस्पष्ट अभिव्यक्ति हो, वाक्य कहलाता है। शब्दों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। नंबर 1, जैसे उदाहरण देखिए, सुधा पुस्तक पढ़ रही है, ये वाक्य है। सार्थक शब्दों का मेल है, अर्थ दे रहा है, भाव दे रहा है। मोहन गेंद से खेलता है, बंदर पेड़ पर बैठा है। अब वाक्य की, अब ये वाक्य तो बन गया। अब वाक्य के अंग, 2 अंग होते हैं वाक्य के, एक उद्देश्य और एक विधेय। उद्देश्य जिसके विषय में वाक्य में कुछ बताया या कहा जाता है वह वाक्य का उद्देश्य कहलाता है। वाक्य का वह अंग जहां पर वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जा रहा हो वो वाक्य का जो अंग है वो उद्देश्य कहलाता है। जैसे राधेश्याम गेंद से खेलता है, या राधेश्याम के बारे में कहा जा रहा है, उद्देश्य है। सीता कपड़े धो रही है, यहां सीता के बारे में कहा, सीता के विषय में बताया जा रहा है कि सीता क्या कर रही है। आकाश का भाई राम कल दिल्ली जा रहा है, यहां आकाश के भाई राम के बारे में बताया गया, ये सब उद्देश्य है। राधेश्याम, शीला, आकाश का भाई, ये सब क्या है? ये उद्देश्य है। क्लियर? कभी कभी वाक्य के साथ कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं जो उसकी विशेषता बता रहे होते हैं। जैसे तीसरे वाक्य में हमने देखा, आकाश का भाई राम, राम की विशेषता बताई जा रही। ऐसे विशेषण शब्दों को हम उद्देश्य का विस्तार कहते हैं। इसके बाद में आता है विधेय। उद्देश्य के अतिरिक्त वाक्य में अन्य जितने भी शेष पद होते हैं, जैसे क्रिया, कर्म, क्रिया विशेषण आदि, वे सब विधेय की श्रेणी में आते हैं, वे विधेय कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, कार्तिक चिकित्सक है,
कार्तिक उद्देश्य हो गया। इसके बाद में क्या है? चिकित्सक है, अरे विधेय हो गया। चिकित्सक है, क्या है? विधेय। आश्रम में रहने वाले सभी संत आज पर्वतीय यात्रा पर जा रहे हैं। उद्देश्य क्या है? संत। उद्देश्य का विस्तार क्या है? आश्रम में रहने वाले सभी, ये उद्देश्य का विस्तार हो गया। अब क्या बचा? अब इसमें बचा आज पर्वतीय यात्रा पर जा रहे हैं। तो ये क्या हो गया? ये हो गया विधेय। मीरा दिल्ली में रहने वाले मामा जी से मिलने जा रही है। मीरा कौन जा रही है? मीरा। मीरा उद्देश्य है। अब विधेय क्या हो गया? दिल्ली में रहने वाले मामा जी से मिलने जा रही है। जिस प्रकार उद्देश्य का विस्तार हो जाता है, उसी प्रकार विधेय का भी विस्तार विशेषण, संबंध बोधक कारक, इन सब से जुड़ करके, संबंध कारक आदि से जुड़ करके इनका भी विस्तार किया जा सकता है। क्लियर? उद्देश्य और विधेय यहां तक क्लियर हो गए। अब आपके बाद में आता है वाक्य के गुण। वाक्य में गुण होने चाहिए, 5 ये गुण है, ये होनी चाहिए। सार्थकता वाक्य में होना चाहिए। वाक्य सार्थक होना चाहिए, यानी अर्थ देने वाला होना चाहिए। वक्ता जो विचार व्यक्त करना चाहता है वे स्पष्ट रूप से सुनने वाले यानी श्रोता की समझ में आना चाहिए। ऐसे सार्थक शब्द वाक्य रचना में प्रयुक्त किए जाने चाहिए। ये एक वाक्य का गुण है कि वाक्य जो भी कहा जा रहा है वो समझ में आना चाहिए। कई बार हम, आप टीवी सीरियल देखते होंगे, दया नाम का एक पात्र है, वो कई बार इस तरह के वाक्य समझ में नहीं आते, तो ये वाक्य की श्रेणी में नहीं आएंगे। वाक्य बिल्कुल सार्थक होना चाहिए। दूसरा आता है योग्यता। योग्यता अर्थात क्षमता। वाक्य में वे ही शब्द प्रयोग किए जाने चाहिए जो हमारे भावों का सटीक अर्थ दे सके। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों की आपस में संगति होनी चाहिए, आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए। आकांक्षा, तीसरा क्या है? आकांक्षा अर्थात इच्छा। वाक्य इस प्रकार का होना चाहिए जिसे पढ़कर या सुनकर सुनने वाले के मन में, श्रोता के मन में पूर्णता का एहसास हो, उसके हृदय में कुछ और पूछने की आकांक्षा जागृत न हो सके। आकांक्षा उसके मन में रहे नहीं, बिल्कुल स्पष्ट क्लियर वाक्य, वह असमंजस में न पड़े और ना ही वो भ्रमित हो कि क्या कहा है। नहीं तो कहना पड़ता है क्या कहा। चौथा होता है पदक्रम, अर्थात पदों को क्रम से लगाना। वाक्य में व्याकरणिक आधार पर पदों की व्यवस्था करना। वाक्य में यदि शब्द व्यवस्थित रूप में नहीं होंगे तो श्रोता उनका अर्थ नहीं समझ पाएगा और वाक्य भी अशुद्ध हो जाएगा। जैसे वाक्य का सही क्रम है, राम घर जाता है। अब घर है, जाता, राम नहीं समझ में आएगा। भाई स्पष्ट बोलिए, ये कहेगा क्लियर बोलिए। इसके बाद में 5वां आता है अन्वय। अन्वय अर्थात मेल। वाक्य के कर्ता, क्रिया के लिंग, वचन, पुरुष में मेल होना चाहिए। कर्ता के आधार पर क्रिया का प्रयोग होना चाहिए, क्रिया के आधार पर कर्ता। इन सब में मेल होना चाहिए। जिस वचन का कर्ता है उस वचन की क्रिया होनी चाहिए। जिस लिंग का कर्ता है उस लिंग में क्रिया होनी चाहिए। तो वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार नहीं होती तो सटीक अर्थ नहीं मिल सकता। जैसे राम खाना खाती है, राम खाना पीती है, नहीं, यहां क्या होगा? राम खाना खाता है। ये सब, ये मेल है वाक्य। क्लियर?
अब वाक्य की कुछ विशेषताएं हो सकती हैं। इसके अलावा वाक्य की जो विशेषताएं हो सकती है, वाक्य भाषा की ऐसी इकाई है जो दो व्यक्तियों के भावों को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करती है। नंबर 2, वाक्य की रचना शब्दों के मेल से होती है तथा वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का एक निश्चित क्रम होता है। तीसरा, वाक्य के दो घटक तत्व हैं, नंबर 1 उद्देश्य, नंबर 2 विधेय। इन्हीं के योग से वाक्य की रचनाएं होती हैं। वाक्य में केवल सार्थक शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है। वाक्य व्याकरण के नियमानुसार ही बनाया जाता है। वाक्य अपने आप में पूर्ण व स्वतंत्र इकाई है। वाक्य में संवेदनशीलता होती है। वाक्य यदि लंबा है तो उसमें भावानुकूल निरंतरता होती है। साथ ही वक्ता के लिए बीच बीच में विराम लेने हेतु विराम चिन्हों की व्यवस्था होती है। के लिए ये वाक्यों की विशेषता है। तो वाक्य के भेद, मुख्यतः वाक्यों के भेद हम दो आधार पर करते हैं, एक तो अर्थ के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर। यहां आज हम अर्थ के आधार पर वाक्य भेद को समझेंगे। तो अर्थ के आधार पर जो वाक्य, वो 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। अर्थ के आधार पर जो वाक्यों के भेद किए गए हैं वो 8 प्रकार के भेद किए गए हैं। वो 8 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, विधानवाचक या कथनात्मक या विधानार्थक या सकारात्मक, कुछ भी कहा जा सकता है। नंबर 2, निषेधात्मक यानी कि नकारात्मक यानी निषेधार्थक वाक्य। नंबर 3, आज्ञार्थक या आज्ञावाचक वाक्य। नंबर 4, प्रश्नवाचक या प्रश्नार्थक। नंबर 5, इच्छावाचक या इच्छार्थक वाक्य। नंबर 6, संदेशवाचक या संदेहार्थक वाक्य। नंबर 7, विस्मयादिबोधक या मनोवेगात्मक या विस्मयार्थक वाक्य। नंबर 8, संकेतवाचक या संकेतार्थक वाक्य या इसको शर्तवाची वाक्य भी कहते हैं। इस प्रकार से 8 प्रकार के ये वाक्य होते हैं। अब क्या होता है, देखिए विधानवाचक वाक्य क्या होता है। सबसे पहला आता है विधानवाचक वाक्य। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, स्थिति, घटना आदि का बोध कराने वाले कथन। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, स्थिति, घटना आदि का बोध कराने वाले जो कथन हैं वो विधानवाचक या कथनात्मक या विधानात्मक या सकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। जैसे गंगा नदी हिमालय से निकलती है, लोगों ने नेताजी का भव्य स्वागत किया, वह कल आगरा जा रहा है। ये क्या है, ये सारे विधानवाचक वाक्य। दूसरा आता है निषेधात्मक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी कार्य के न होने का बोध होता हो, नेगेटिव, नकारात्मकता हो, न होने का बोध होता हो, वे निषेधात्मक या नकारात्मक या निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे बाहर खेलने मत जाना, आपको क्रोध नहीं करना है, आज विद्यालय नहीं खुलेगा, आज घर मत जाओ, मत निषेधवाचक। इसके बाद में आ गया आज्ञार्थक वाक्य। जिन वाक्यों में आज्ञा, निर्देश, प्रार्थना, विनय आदि का भाव प्रकट होता हो वे आज्ञार्थक या आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे कृपया यह प्रश्न बता दीजिए, एक गिलास पानी लाओ, अभी इसी वक्त कक्षा से बाहर निकल जाओ। ये सब क्या है,
आज्ञार्थक यानी आज्ञावाचक। शोर मत करो, मत हालांकि आ गया, ये निषेधवाचक भी हो सकता है और आज्ञार्थक भी है। ऐसे वाक्य जो निषेधवाचक भी है और शोर मत करो, घर मत जाओ, ये क्या है? आज्ञार्थक भी है और निषेधवाचक भी है। इसके बाद में आता है प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से किसी से कोई बात पूछी जाती है वे प्रश्नवाचक या प्रश्नार्थक वाक्य कहलाते हैं। जैसे आपका नाम क्या है, महेश का घर कहां है, आप कहां रहते हैं, पिताजी कब आएंगे, ये सारे प्रश्न। इसके बाद में आता है पांचवा इच्छावाचक वाक्य। वक्ता की आकांक्षा, इच्छा, आशीर्वाद या मनोकामना को प्रकट करने वाले जो वाक्य होते हैं वो इच्छावाचक या इच्छार्थक वाक्य कहलाते हैं। जैसे नववर्ष मंगलमय हो, भगवान आपकी लंबी उम्र दे, भगवान आपको लंबी उम्र दे, आपकी यात्रा मंगलमय हो, आज तो कहीं से थोड़े से धन की प्राप्ति हो जाए, इस तरह की इच्छा, मनोकामना। इसके बाद में आता है संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों द्वारा कार्य के पूर्ण होने में संदेह या शक की अभिव्यक्ति होती हो, शक हो या संदेह हो, वहां संदेहवाचक या संदेहार्थक या संदेहात्मक वाक्य कहलाते हैं। जैसे शायद वह उत्तीर्ण हो जाए, हो सकता है आज बारिश हो, अब तक तो चोर भाग चुका होगा। ये इस तरह के जो वाक्य हैं ये संदेहार्थक, संदेहवाचक वाक्य हैं। इसके बाद में आता है विस्मयादिबोधक। जिन वाक्यों में आश्चर्य, शोक, घृणा, प्रेम, प्रशंसा, अवसाद यानी डिप्रेशन आदि का मनोभाव प्रकट होता है, निराशा का भाव प्रकट होता है, वे विस्मयादिबोधक या विस्मयार्थक या मनोवेगात्मक वाक्य कहलाते हैं। जैसे ओह कितना सुहावना दृश्य, इसमें विस्मयादिबोधक चिन्ह जरूर लगता है। ओह कितना सुहावना दृश्य, अरे तुम कहां चले गए, छी कितनी दुर्गंध है यहां, वाह क्या सुहाना दृश्य है। इसके बाद में आता है संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होना प्रकट होता हो या किसी शर्त पूर्ति का बोध होता हो, शर्त के पूर्ण होने का बोध होता हो, ऐसे वाक्य संकेतवाचक या संकेतात्मक अथवा शर्तवाचक वाक्य कहलाते हैं। ये वाक्य एक तरह से आपके रचना के आधार पर जो वाक्य आते हैं मिश्र वाक्य, वो मिश्र वाक्य, ये आगे देखेंगे। देखिए उदाहरण, परिश्रम करते तो प्रथम आ जाते, शर्त आ गई, प्रथम कब आते, परिश्रम करते तो, यहां शर्त दे दी है, यदि अवकाश हुआ तो मैं मिलने आऊंगा, मैं मिलने आऊंगा कब, अवकाश होने पर, शर्त का बोध करा दिया। अगर उसने झूठी गवाही न दी होती तो राम नहीं फंसता, राम कब नहीं फंसता, झूठी शर्त, संकेत दे दिया, एक संकेत पर दूसरी बार। ये 8 प्रकार के आपके अर्थ के आधार पर वाक्य हैं जो आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे। इसके आधार पर आप इसका अभ्यास करेंगे। अब देखिए वाक्य रूपांतरण यानी कि वाक्य रचनांतरण, एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलने की प्रक्रिया यानी परिवर्तन करने की प्रक्रिया वाक्य रूपांतरण, वाक्य रचनांतरण अथवा वाक्य परिवर्तन कहलाती है। अर्थ की दृष्टि से 8 वेदों के बीच एक दूसरे का रूपांतरण, रचनांतरण व परिवर्तन किया जा सकता है। उदाहरण देखिए, पहला वाक्य है विधानवाचक, रमेश घर जाता है।
इस विधानवाचक वाक्य को हम नकारात्मक में बदलते हैं तो रमेश घर नहीं जाता। यही वाक्य जब प्रश्नवाचक में बनता है तो क्या रमेश घर जाता है? विस्मयादिबोधक बनाने में अरे रमेश घर जाता है, या वाह रमेश घर जाता है। इच्छावाचक वाक्य बनाने में आज तो रमेश घर जाए, इच्छा आ गई इसमें। संदेहवाचक जब हम बनाएंगे तो रमेश घर जाता होगा, कंफर्म नहीं है, जाता होगा। संकेतवाचक में वो बुलाते हैं तो रमेश घर जाता है, वो बुलाते हैं तो रमेश घर जाता है, संकेत आ गया। आज्ञार्थक में रमेश घर जाओ, रमेश घर जाओ। ये रमेश घर जाता है एक विधानवाचक वाक्य के हमने 7 प्रकार में परिवर्तित किया। 8वां वाक्य विधानवाचक है ही। 7 प्रकार के वाक्यों में इस वाक्यों को बदल के आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत किया। वाक्य रूपांतरण का आधार विधान वाक्य होता है, विधानवाचक वाक्य होता है। परंतु किसी वाक्य को किसी भी प्रकार के वाक्य में बदला जा सकता है। नकारात्मक का प्रश्नवाचक में बदला जा सकता है, विस्मयादिबोधक को इच्छावाचक में बदला जा सकता है, संकेतवाचक को संदेहवाचक में बदला जा सकता है। परंतु एक बार यहां पर ध्यान रखना होगा, एक बात सबसे महत्वपूर्ण है, यहां अर्थ के आधार पर वाक्यों का रूपांतरण किया जा रहा है। इसलिए वाक्य परिवर्तन होगा तो उसके साथ उसके अर्थ का भी परिवर्तन हो जाएगा, उसका अर्थ भी बदल जाएगा, क्योंकि अर्थ परिवर्तन इसका अनिवार्य अंग है। जैसे विधानवाचक वाक्य में लड़के नाच रहे हैं, अर्थ क्या है कि लड़के नाच रहे हैं देना है, परंतु नकारात्मक में इसका अर्थ बदल जाएगा कि लड़के नाच नहीं रहे हैं। ये बात हमको ध्यान रखनी है। बस आज इतना ही। आपका दिन शुभ एंड मंगलमय हो। बहुत शुभ।